नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। आपको गणित में आता तो बहुत कुछ है, पर स्पीड बड़ी थोड़ी है। उसकी वजह से पेपर में आप लुप लुप आते रहते हो मेरे दोस्त। तो इस समस्या का निदान केवल एक ही चीज से संभव है, स्पीड टेस्ट से। तो मैं अपने YouTube चैनल पे सीरीज चला रहा हूं मेरे भाई, जिसमें मैं आपको बेहतरीन लेवल के 25 सवाल कराता हूं बेस्ट मेथड के साथ। आज हम स्पीड टेस्ट 17 सॉल्व करेंगे और ये अब तक का सबसे बढ़िया टेस्ट है जिसमें बच्चों ने सबसे घटिया परफॉर्म किया है, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे सवालों की संख्या ज्यादा रखी है। लेकिन मैं बता दूं, ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो एसएससी के गणित को कैसे निचोड़ना है, कम से कम लिख के कैसे करना है, मैं आपको समझाऊंगा। पेपर 15-20 मिनट में सॉल्व होता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा समय लेता हूं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये टेस्ट आप जाके डेली लगाओ, है ना। हम रीजनिंग का भी करा रहे हैं, मैथ का भी करा रहे हैं। इसी चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पीड टेस्ट की। देखिए एक एक टेस्ट ये अमृत है एसएससी वाले बच्चों के लिए, इसको घोट के पी जाइए आप, ठीक है जी। और प्रीवियस ईयर के सवाल इसी एप्लीकेशन पर डले हुए हैं भाई। फुल लेंथ टेस्ट 2025 के सभी एग्जाम के एसएससी के डाल दिए, उनको चैप्टर वाइज सेक्शन करके भी डाल दिया। तो सब बच्चे डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन अपने फोन में, ठीक है। ये बताओ, यदि कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए ज्ञात कीजिए। अक्सर ऐसे सवालों का आंसर क्या आता है? 1। निगेटिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना बच्चों। ध्यान सुनिएगा कैसे। कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां से क्या कॉट स्क्वायर ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1। जो हमसे पूछा वो साइन में, देखो ये पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 4 को छेड़ा करो। कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 बटे साइन स्क्वायर बराबर 1। तो यानी कि कॉस स्क्वायर बराबर आ गया साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4। तो साइन की पावर 4 का मतलब है कॉस स्क्वायर, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले पावर 2 में है। तो साइन की पावर 4 का मतलब कॉस स्क्वायर प्लस, और ये क्या है? साइन स्क्वायर बराबर क्या बन गया जी? 1 हो गए। तो फॉर्मूला है। आइए, एक आदमी ने कुल मिलाकर 14,100 रुपए का इन्वेस्ट किया 3 पार्ट्स में 3, 4, 5% सिंपल इंटरेस्ट पर। एट द एंड ऑफ 6 ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। 6 साल बाद तीनों केस में बराबर इंटरेस्ट मिला। 5% पर उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? बहुत बढ़िया। देखो आप मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप बताओ, आपने 14,100 रुपए 3 स्कीम में इन्वेस्ट किया सेम टाइम 6 साल के लिए, तो टाइम सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तीनों ही केसेस में आपको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। और आप बताओ, दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में, दूसरी रिवर्स रेशियो में, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा? रिवर्स। 3 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है 3, 4, 5% के रेट पर, तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा? प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, इसका रिवर्स कर देंगे रेट का। 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। एलसीएम है 3, 4, 5 का 60। 60 से आप गुणा करिएगा प्यारे बच्चों, आएगा 20 रेशियो 15 रेशियो 12। इस रेशियो में आपने पैसा इन्वेस्ट किया। बोला 5% पर निवेश की राशि, 5% यानी कि थर्ड पार्ट आपसे पूछा है 12 यूनिट। आउट ऑफ टोटल क्या आएगा? 15, 12, 27 और 20, 47 आ गया। 12/47 कितने रुपए का भाई? 14,100 रुपए का। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 47 तिया 141 यानी कि 3600 रुपए, ठीक है ना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बता देता हूं। चलिए आगे चलो। एक काम को 80 दिन में कर सकता है, वह 10 दिन के लिए काम करता है, फिर बी अकेले बचे काम को 42 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ऐसे सवाल में हमेशा बचे काम पे ध्यान देते हैं। ए अकेले काम को 80 दिन में कर सकता है, उसने 10 दिन काम किया, तो ए के 70 दिन का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को अकेले बी करता है 42 दिन में, यानी कि जिस काम को ए 70 दिन में करता उसको बी ने किया 42 दिन में। तो सेम काम करने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो कितना है? 14 पंजे 70, 14 तिया 42। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा, 5 3 का उल्टा, यानी कि 3 रेशियो 5। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। ए एक काम 80 दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, 80 दिन में कितना काम करेगा? 80 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। इस काम को ए और बी दोनों लोग मिलकर करेंगे 3 + 5 8 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में? 30 दिन में। तो आंसर क्या है? सी।
समझे ना? बेस्ट मेथड। रेगुलर पॉलीगन ए और बी हैव नंबर ऑफ साइड इन द रेशियो 1:2, इंटीरियर एंगल्स इन द रेशियो 3:4, नंबर ऑफ साइड और बी इक्वल। रेगुलर पॉलीगन बी में कितनी साइड है? बेस्ट मेथड बताता हूं पूरी दुनिया को करने का। दो रेगुलर पॉलीगन है ए और बी, उनमें भुजाओं की संख्या का रेशियो 1:2। अगर भुजाओं की संख्या का रेशियो 1:2 है तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या आएगा? 2:1 है भाई। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड और एक्सटीरियर एंगल का प्रोडक्ट कितना होता है? 360 डिग्री। दो संख्याओं की गुणा फिक्स है तो दोनों रिवर्स रेशियो में होंगी कि नहीं? भुजाओं की संख्या का रेशियो 1:2 है तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या आएगा? रिवर्स 2:1। आगे क्या बोला है? इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:4 है। आपसे पूछा है बी में साइड कितनी, आप बताओ। इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर कितना होता है? 180 डिग्री। सेम होना चाहिए। देखो 2 + 3 यहां भी 5 यूनिट हो रहा है, 1 + 4 यहां भी 5 यूनिट हो रहा है, यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों में कितना है? 5 यूनिट बराबर 180 डिग्री। यानी कि बी के बारे में पूछा है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगन बी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है? 36 डिग्री। तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी? एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री आ गया तो भुजाएं आएंगी 10। बताओ, इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है, खोज लीजिए आप जाके। 35% डिस्काउंट देकर एक व्यापारी ने 25% प्रॉफिट कमाया। इफ द ट्रेडर हैड गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 558 रुपए, ही वुड हैव इनकर्ड ए लॉस ऑफ 15%। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल। ओके, 35% डिस्काउंट देकर 25% प्रॉफिट हो तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा कितना? 100 - d/100 प्लस पी। 100 - 35 65, प्रॉफिट है 25%। 100 + 25 125। सीपी से एमपी का रेशियो किससे चला गया जी? 5 से। 13/25 आ गया प्यारे बच्चे। ठीक है ना? मार्क प्राइस निकालना यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज दिख रही है कि यहां ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, है कि नहीं मेरे भाई? तो इसका फायदा उठाते हैं। अगर व्यापारी ने 558 रुपए का डिस्काउंट दिया होता तो 15% का लॉस होता। लॉस किस पे होता है? सीपी पे। अगर सीपी पे 15% का लॉस होता, 13 का 15% कितना है भाई? 13 का 15% है 1.95, यानी कि लगभग 2 का लॉस होता है, यानी कि सामान बिकता कितने में? 11 में। आप बताओ 15 यूनिट के 15 नहीं 25 है, 25 के मार्क प्राइस का सामान अगर 11 में बेचेंगे तो डिस्काउंट कितना दिया? 14 का, जबकि डिस्काउंट है 558 रुपए। तो 14 की वैल्यू 558 रुपए है। कितना? 14 चौका 56, लगभग 40 गुना, एप्रोक्स 40 गुना हो रहा है, एप्रोक्स 40 गुना। अब कुछ भी निकालो, वस्तु का मार्क प्राइस है 25 यूनिट, 25 की वैल्यू भी लगभग 40 गुना आएगी, यानी कि 1000 रुपए के करीब। देखो एक ही ऑप्शन है, एप्रोक्स कर लिया कैलकुलेशन। एक ट्रिपोजॉइड एबीसीडी है, एबी पैरेलल टू सीडी। ठीक है, डायगोनल एसीबीडी ई पर काटते हैं तो व्हाट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेशियो ट्रायंगल एबीई टू सीडी। देखो इस तरीके से कि ट्रिपेजियम है ए बी सी डी, अब इसमें दोनों पैरेलल हैं। अब इसके डायगोनल हो गया एसीबीडी, कहां काटते हैं? पॉइंट ई पर काटते हैं। ठीक है, सवाल पूछा है ट्रायंगल एबीई और ये वाला ट्रायंगल सीडीई, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? बताइए। एरिया का रेशियो पहला ही ऑप्शन है भाई, एबी से सीडी का स्क्वायर। ये आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कैसे? सिमिलर है भाई, ये सिमिलर होंगे। ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होगा पैरेलल लाइन की वजह से, हैं बच्चों। ये भी अल्टरनेट एंगल है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर है, सिमिलर है। इसमें इस एंगल के सामने ए बी और सी डी करस्पॉन्डिंग साइड है, और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और सी डी के रेशियो का स्क्वायर। समझे ना मेरे भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। एवरेज वेट ऑफ 9 people increased by 3.5 kg when a new person replaced one of them who weighs 67 kg. What is the weight of new person? 67 kg के एक आदमी को हटा के नया आदमी लाए, एवरेज 3.5 किलो बढ़ गया। नए आदमी का वजन क्या होगा? नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 3.5 किलो बढ़ गया 9 लोगों का। तो नए आदमी का वजन ये होना चाहिए 67 से कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों? ये 27 और 4.5 यानी कि 31.5। तो न्यू आदमी का वजन आ जाएगा प्यारे बच्चों 98.5। ठीक है। 8वां सवाल, यदि x + y + z बराबर 10x² + y² + z² बराबर 30,
तो पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। 82% बच्चों ने सही किया है, आसान सवाल है। इसका फॉर्मूला इन दोनों के टर्म में क्या होता है डायरेक्ट, यही तो पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये 90 माइनस 100 माइनस 10 दूसराम माइनस 100/2 माइनस का 50। डी ऑप्शन आंसर है। चलिए, दिए गए डायग्राम में ओ सेमी सर्कल का सेंटर है। ये एक सेमी सर्कल दिया आपके सामने डायग्राम में, ओ इसका सेंटर है। एंगल AXP 48 डिग्री, AXP यहां काट रहे हैं XP, ये वाला एंगल 48 डिग्री है प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा है एंगल AOB, ये वाला एंगल आपसे पूछा है AOB, ठीक है भाई। ये जो एंगल AOB है किस आर्क से बनना है, इस वाले आर्क से, इसी पे ध्यान देना है। बताइए कैसे करेंगे। देखो जब भी सेमी सर्कल का सवाल आएगा एंगल वाला, ये थ्योरम लगनी है। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं है तो बनाइए। देखो अगर आप यहां मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है प्यारे बच्चों। ये 90 है, ये 48 है, तो ये एंगल कितना बचा इसका, 42 डिग्री। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, इस आर्क को देखो, आर्क AB को, सेम आर्क AB द्वारा सरकमफ्रेंस पे कितना बनना, 42, APB 42। तो इसी आर्क AB से सेंटर पे कितना बनेगा, AOB, सेंटर पे 42 का डबल बनेगा, यानी कि 84 डिग्री। बताइए, ये ऑलरेडी पेपर का आया हुआ सवाल है भाई। 10वां करो दोस्त। एक्स वाई टुगेदर एक काम 48 दिन में करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 days एंड जेड जॉइन देम, ऑल ऑफ 3 टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 22 दिन। वर्क डन बाई वाई इन 8 days इक्वल टू वर्क डन बाई जेड इन 12 days। तो पूछा एक्स ओरिजिनल वर्क का 1/12 कितने दिन में करेगा। गजब सवाल मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ, एक्स और वाई एक काम को 48 दिन में करते हैं प्यारे बच्चों, उन्होंने साथ में 15 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है, 48 में से 15 घटे, एक्स और वाई के 33 दिन का काम बाकी है। फिर क्या हुआ, 15 दिन के बाद जेड ने ज्वाइन कर लिया और एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर बचा काम किया 22 दिन में। यानी कि जिस काम को एक्स और वाई 33 दिन में करते, उसी काम को एक्स वाई जेड ने कितने दिन में किया, 22 दिन में। तो सेम काम करने में लगने वाले टाइम का रेशियो कितना है, 3:2 हो गया ना। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 2:3। बस ये एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 2 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 है, तो जेड की क्या आ गई, 1। जेड की एफिशिएंसी 1 आ गई। जो बच्चा एफिशिएंसी का रेशियो बनाना सीख गया उसके लिए कुछ भी नहीं है। आगे की लाइन, वाई के 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के काम के बराबर है। वाई जितना काम 8 दिन में करता है, जेड उतना काम 12 दिन में करता है। तो सेम काम में लगने वाले टाइम का रेशियो कितना है, 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 3:2। ये भी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स की एफिशिएंसी निकालनी है, एक्स के बारे में पूछा है। 2 अलग अलग रेशियो है, यहां जेड की एफिशिएंसी 1 है, यहां 2 है। सेम कर लेते हैं, 2 से गुणा क्या आएगा, 4:2। जेड की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है, वाई की कितनी है, 3 है, एक्स प्लस वाई की 4 है, तो एक्स की 1 आ गई। जो मर्जी वो पूछ ले, सब एफिशिएंसी निकाल कर रख दिया मैंने। ठीक है बच्चे, क्या चाहिए, टोटल वर्क। सवाल में कहा है एक्स और वाई मिलकर 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 48 दिन में काम करेंगे, 48 से गुणा। टोटल वर्क का कितना करना है, 1/12। इस काम को एक्स कितने दिन में करेगा, ये काम एक्स करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, 12 चौक 48 यानी कि 16 दिन में। ठीक है, ये कोई नॉर्मल लल्लू लल्लू क्वेश्चन नहीं है जो 5-5 सेकंड में हो जाए, समझना मेरे भाई। वैसे सवाल भी होते हैं, लेकिन हमारे सवालों का स्टैंडर्ड है 2.77 बार का मान बताइए। 2.77 बार, ये 7 ही तो है बार बार, यानी कि 2.7 बार है। बताओ इसका मान क्या आएगा, है जी, ये आना चाहिए। 16 का वर्ग 1.6 का वर्ग 2.56 होता है बच्चों, ये उससे बड़ा ही आएगा थोड़ा सा, 1.6 बार होना चाहिए। सॉल्व भी कर दें क्या, 2 + 0.7 बार का मतलब क्या है, 7/9। तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 7 25/9 है कि नहीं बच्चों। और 25/9 का अंडर रूट आ गया जी, ये 5/3। 5/3 का मतलब
1 सही 2/3 यानी कि 1.666666, जिसे क्या कहेंगे 1.6 बार। ठीक है ना, अप्रोक्स भी बता सकते हैं और सॉल्यूशन भी है। बताओ, मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल एक्स वाई जेड की साइड एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के मिड पॉइंट है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया 8464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताओ। किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से जो नया ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 1/4 होगा ओरिजिनल का, है ना। तो आपने एक्स वाई जेड के मिड पॉइंट को मिला के ट्राइंगल एबीसी बनाया। एक्स वाई जेड का एरिया अगर 8464 है तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा, बट्टे 4 2116। मिडिल ट्राइंगल बोलते हैं इसे। At what rate of compound interest per annum is sum of 5760 becomes 6250 in 2 years? 5760 रुपए 2 साल में 6250 रुपए अमाउंट बन गए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में। तो हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, इसका अंडर रूट कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 25/24 गुना। हर एक साल में आपका पैसा 25/24 गुना हो रहा है, यानी कि 1 बढ़ रहा है 24 पर। तो ब्याज की दर क्या है, 1/24 और 1/24 माने 4.16%, है ना। सीआई का बहुत बेसिक सवाल है। आओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 6% अधिक है। अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 200/x% डिस्काउंट दिया जाता है। प्रॉफिट 11%, एक्स का 150% क्या है। बहुत बढ़िया, देखो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहां पे जो है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 6x% ज्यादा है। उसके बाद मार्क प्राइस पे 200/x% डिस्काउंट देके वस्तु को बेचा जाता है और बेचने से प्रॉफिट है 11%। प्रॉफिट मतलब सीपी से एसपी 11% ज्यादा है। तो ये मार्कअप और डिस्काउंट इन दोनों का सक्सेसिव 11 बनना चाहिए, है बच्चे। पूछा क्या, एक्स का 150%, यानी कि एक्स का 3/2 पूछा, एक्स का 3/2। तो अगर एक्स का 3/2 16 मानते हैं, एक्स ना आसान नंबर होगा तो यहां से बात नहीं बनेगी। अगर एक्स का 3/2 हम 12 मानते हैं, 12, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8। ठीक है, अगर एक्स 8 है तो ये हो जाएगा 6 48% और ये हो जाएगा, ऑप्शन से करूंगा भाई, ये कितना हो जाएगा 25%। है एक्स का 3/2 अगर 12 है, 3 चौक 12, हाँ तो 8 ही तो होगा। नहीं, एक्स का 150% बराबर 12 है तो एक्स की वैल्यू 8 है। ठीक है भैया, तो ये 48 और 25 का सक्सेसिव क्या बनता है, 48 - 25 यानी कि 23 और 48 गुणा 25/100 यानी कि 12। 23 - 12 11% बन गया, सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर है। इजी है क्योंकि 200 को इजी काटना चाहिए एक्स, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, ऑप्शन से। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज, बेस्ट तरीका। A dealer sells an article by allowing a 13% discount on its mark price and gains 20%। एक डीलर 13% डिस्काउंट देता है, 20% गेन होता है। If the cost price of article is increased by 10%, what percentage should he allow now on the same mark price so as to earn same percentage of profit as before? क्या आपको सवाल पढ़ के समझ में आया है। एक व्यापारी 13% डिस्काउंट देता है एमआरपी पे और 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाता है लागत मूल्य। बोला है अब मार्क प्राइस पर कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि पहले के बराबर ही प्रॉफिट परसेंटेज हो, यानी कि पहले 20% प्रॉफिट होता था तो अब भी 20% ही प्रॉफिट हो, सेम परसेंटेज प्रॉफिट है। बताइए कैसे करेंगे, सोचो। पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका, आप बताओ। आपने कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया है भैया, कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। अगर आप सेलिंग प्राइस को भी 10% बढ़ा दोगे तो सीपीएसपी का रेशियो सेम रहेगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पहले जितना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपने सीपी 10% बढ़ाया तो सेलिंग प्राइस को भी 10% ही बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। आप पहले सामान को 13% डिस्काउंट पर बेचते थे, एमआरपी पे डिस्काउंट निकालना है ना। 100% पे अगर 13% डिस्काउंट देंगे तो सामान को आप बेचोगे मार्क प्राइस के 87% में, सेलिंग प्राइस है। सेम परसेंटेज प्रॉफिट के लिए इसको 10% बढ़ाना पड़ेगा। 87 का 10% कितना होता है, 8 पॉइंट। तो अगर ये बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, 95.7%।
95.7% आ गया, यानी कि आप मार्क प्राइस के 95.7% में बेचोगे तो डिस्काउंट कितना दोगे? 100 में से 95.7 घटाएंगे 4.3%। इससे स्मार्ट मेथड आपको मिलेगा नहीं सवालों को करने का, पर बालकों को ये पता ही नहीं है। बताइए, ट्रायंगल पीक्यूआर में दो मीडियन पीएस क्यूटी एक दूसरे को एक्स पर राइट एंगल पर काटती हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं इस तरीके से चित्र। ये आपका ट्रायंगल हो गया पी क्यू और आर। इसमें दो मीडियन है पीएस, अच्छा पीएस और क्यूटी मीडियन है तो हम नीचे बना लेते हैं ना, पी क्यू और आर। ये मीडियन हो गई पीएस और ये मीडियन हो गई क्यूटी। प्रश्न के अनुसार दोनों मीडियन जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। ठीक है, सवाल में कहा है पीएस 18 क्यूटी 7.5, तो आपसे पीक्यू की लंबाई पूछे। पीक्यू यानी कि 90 डिग्री के सामने मीडियन जहां काटते वो सेंट्रोइड बांटेगा 2:1 के रेशियो में। अगर पीएस 18 है तो 18 का 2/3 12 होगा। क्यूटी 7.5 है, 7.5 को 2:1 में बांटेंगे तो 5 2.5 5 होगा, तो 90 के सामने 12 5 13 आंसर है। अगला सवाल, रवि एक काम को 240 दिन में कर सकता है, 16 दिन में कितना काम कर सकता है? एक पूरा काम 240 दिन में, एक दिन में 1/240, 16 दिन में कितना काम करेगा ये? यानी कि 1/15 फ्रैक्शन में तो बताना था। अगला सवाल, एक राइट प्रिज्म है जे बेस दैट इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। प्रिज्म का बेस रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड है 6, हाइट है प्रिज्म की 10। ए स्क्वायर कैविटी ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कार्व्ड वर्टिकली थ्रू द सेंटर ऑफ प्रिज्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर का छेद कर दिया टॉप से बॉटम। ठीक है, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल रिमेनिंग इन प्रिज्म। रिमेनिंग मटेरियल का वॉल्यूम बताओ। अभी भी तो प्रिज्म ही रहेगा, नीचे से ऊपर तक सेम ही रहेगा। क्या होता है वॉल्यूम? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का बेस रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? 6। ये आएगा रेगुलर हेक्सागन का एरिया, ये बेस है। अब इसमें से एक स्क्वायर जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर आपने ड्रिल कर दिया, तो स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, ये बेस का एरिया हो गया। और हाइट कितनी है प्रिज्म की? 10 × 10, ये आ गया प्रिज्म का वॉल्यूम। ठीक है मेरे भाई, बताइए 4 से 36 9 बार, तो 9 छिक्का 54√3 -4 × 10, यही ना बच्चे? और ये आपको बताना, देखो यहां पर √3 का मान रखना होगा। ठीक है दोस्त, और आंसर जो है वो काफी करीब है। तो बताइए 54 √3 क्या होता है? √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.732, है ना? तो 54 एकम 54, अगर 54 की 0.732 में गुणा करेंगे क्या आएगा? पहले 54 की 0.7 में गुणा करते हैं, 35 और 2.8। ठीक है, 37.8, और ये थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, यानी कि आएगा लगभग आपका 39 के करीब। हाँ 39 के करीब। तो 54 + 39 कितना आ गया? अप्रोक्स 93। ठीक है ना? अगर ये 93 है तो 93 - 4 कितना आएगा? 89। 89 2 साम, यानी कि 890 के करीब होना चाहिए, 890 के करीब। ये वाला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 890 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 39 से थोड़ी बड़ी होने वाली है। ठीक है बच्चों, बढ़िया सवाल है भाई साहब। चलिए, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इज 565.2 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम है 1695.6 मीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाई की वैल्यू है 3.14। बताओ, ये रेलवे का सवाल डाला है मैंने, खोपड़ी में दर्द हो गया होगा सवाल देख के। कॉन्सेप्ट पता है? बेलन के कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बेलन का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। यहां बेलन का वॉल्यूम है 1695.6 बराबर, वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया 565.2 इंटू रेडियस r। अब बालकों को एक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, फिर कहते हैं पेपर टफ है। पूरा 3 बार चला गया, 500 × 1500 65 × 195 0.2 × 0.6, यानी कि रेडियस कितनी आ गई? 6। हमें क्या निकालना है? पाइप का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ?
अगर कर्व सरफेस एरिया में, ये कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया में से नीचे वाले सर्कल और ऊपर वाले सर्कल का एरिया जोड़ दूं, आ गया क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया है 565.2, इसमें दो सर्कल का एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करो, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है आपका 6 का वर्ग 36। ये कैलकुलेशन करनी है, बताइए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर आएगा, ये 0 है, ठीक है बच्चे। तो क्या आएगा यहां? डेसिमल के बाद 0 यहां आएगा, 2 चौक 8, 8 छिंग 48, 8। तो 8 आना चाहिए भैया जी, 8 आना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन है ना, मस्त। तो ये तरीके पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो है कैसे लगाना है। 12 संख्याएं एपी में हैं, इस सीरीज के फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज 16 है। इन 12 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? इनका भी 16 होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज वही पूरी एपी सीरीज का एवरेज होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो इसका मान बताइए। x प्लस 1/x 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14। 4 का स्क्वायर माइनस 2 14। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ? 14 का स्क्वायर माइनस 2 194। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या आएगा? भाई पहले आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालोगे। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा? 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 यानी कि 52। फिर इसका भी स्क्वायर करोगे तो 52 का स्क्वायर 2704 माइनस 2 यानी कि 2702। ये आया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट मैच कर लेते हैं। 2 और ये 3 चौक 12, हाँ 2 में से 2 0 हो गया, 4 चौक 16 6, एंड में 6 आएगा यानी कि 2 ऑप्शन में फंस गए। काफी दूर दूर है, 2100 और 2400 अप्रोक्स कर लो, 2702 ये आ गया प्यारे बच्चों। अप्रोक्स कर लो 2700, 194 का 3 गुना लगभग 600, बचा 2100 और 56, 2156 के करीब ये रहा, है ना। लगभग कर लेते हैं, क्यों हम पूरी कैलकुलेशन करके ऐसे ऐसी कराएं। सवाल नंबर 22, ये बताइए प्यारे बच्चे, मात्र 22% बच्चों ने ही ठीक किया। CHSL 2021 के पेपर में इस तरह का सवाल आया था, बस मैंने एक लेवल आगे बढ़ा दिया है। शेडेड एरिया बताना है, सारी भुजाएं आपको दी हुई हैं सचिन बताओ। ये भुजा कितनी है? बड़े वाले ट्रायंगल में 13, ये कितनी है? 5 5 10 4 14। और ये कितनी है? 6 8 14 1 15। शेडेड एरिया बताना है। एक्चुअली जब मैं ये लाइन खींच रहा हूं तो यहां पे 3 ट्रायंगल बन चुके हैं, ये वाला एंगल कॉमन है थीटा। यहां पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैं लिख देता हूं चाहे आपको समझाने के लिए। ट्रायंगल APR, ट्रायंगल AQS और बड़का वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ABC। इन तीनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा। तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो खटाक से आ जाएगा प्यारे बच्चों, थीटा के आजू बाजू की साइड की गुणा। थीटा के आजू बाजू यहां क्या है? 5 और 6 5 6 30। AQS में कितना है भाई? ये 10 और ये 14, 10 गुणा 14 कितना आ गया? 140। ABC में कितना? ये 14 और ये 15, 14 गुणा 15 210। ये इनके एरिया का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। लेकिन अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है तो आजू बाजू गुणा कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। ये आ गया मेरे भाई, ठीक है। ये बताओ शेडेड एरिया ये कैसे आएगा? दूसरे वाले ट्रायंगल में से पहले वाले का घटा दो, इसमें से घटा दो, यानी कि क्या आएगा? 11 यूनिट। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन में फंस गए। ट्रायंगल ABC है बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC का एरिया 21 यूनिट। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या आएगा? साइड है 13 14 15, 13 14 15 निकालेंगे एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से। 13 14 15 कितना होता है भाई मेरे? 84। अरे रट लो, बहुत फेमस है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 तो उसका एरिया क्या होता है? 84। 13 14 15 84, 10 17 21 84, 21 चौक 84, 11 चौक 44। आप बताइए इतने भयंकर लेवल का सवाल कौन से प्री के मॉक में मिल रहा है तुम्हें दुनिया में, बता दो। हैं tan 73 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 25 डिग्री क्या है? 48 जमा 25 बराबर 73। ये भी सवाल आ रखा है पेपर में, CHSL में ही आ रखा है। बस यहां 73 48 25 की जगह था ABC। क्या आंसर है प्यारे बच्चों इस सवाल का? C ऑप्शन। मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं।
अगर a बराबर b प्लस सी है, a बड़का एंगल है, तो कंसेप्ट होता है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ से tan लेना, दोनों तरफ से क्या लेना, tan। प्रूफ हो जाएगा tan a माइनस tan b माइनस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c है भैया। गूगल पे डालिए, CHSL का सवाल आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट आया हुआ। पर पढ़ते कितने बालक हैं ये बताइए। सवाल नंबर 24 करो जरा। एवरेज का ये सवाल एग्जैक्ट CHSL 2025 के पेपर में आया है, बनाए। एक फैक्ट्री ने 9 वर्कर हायर करे और उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी पर डे वॉज 42.75 यूनिट, ठीक है। लेटर 3 मोर वर्कर वर हायर्ड, द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल 12 वर्कर, 9 थे 3 आगे 12 हो गए, 12 वर्कर की प्रोडक्टिविटी है 45.5 यूनिट। However, one of the new 3 worker made 52.2 unit daily and another made 48.4 unit daily. What is the daily productivity of the third new worker? तीसरे नए वर्कर की प्रोडक्टिविटी बताओ। देखो 9 वर्कर थे, 3 और आगे भाई कितने हो गए, 12। जो 3 नए आए हैं उनमें से 2 की प्रोडक्टिविटी दी है, तीसरे की पूछी है। कैसे होगा ये सवाल? अगर 12 वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में से मैं पुराने वाले 9 की घटा दूं और इन दोनों की घटा दूं तो बचेगी किसकी? इसी की बचेगी, आखिरी वाले की प्रोडक्टिविटी है। लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल है और एग्जैक्ट आंसर है। क्या लगा लेते हैं, पहले डिजिटल सम चेक करते हैं। ऑप्शन देख लो पहले, 9 5 3 8 5 13, 13 मतलब 4, यहां 6 1 7 7 14 5 19, 19 मतलब 1, ये 6 6 12 5 17 यानी कि 8, 6 3 9 और ये 2 5 7। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है तो डिजिटल सम ही लगाएंगे। 9 वर्कर थे, 3 नए आए, 12 वर्कर हो गए। 12 वर्कर की प्रोडक्टिविटी एवरेज 45.5 यूनिट है, तो इनकी टोटल कितना होगा, 12 से गुणा। डिजिटल सम कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ, 4 5 9 2 और 1 3, 3 पंजे 15, 15 यानी कि 6, ठीक है ना। जो 9 वर्कर थे, 9 वर्कर की प्रोडक्टिविटी थी 42.75, टोटल कितना आएगा, 9 से गुणा। 9 से गुणा करने का मतलब डिजिटल सम 0, 12 में से 9 वर्कर की घटा दी। जो 3 वर्कर नए आए हैं उनमें से एक की है 52.2, डिजिटल सम कितना है, 2 2 4 5 9 0। इसका डिजिटल सम कितना है, 4 4 8 8 16, 16 माने 7। तो मैंने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, 12 वर्कर्स की टोटल प्रोडक्टिविटी में से 9 की घटा दी और जो 2 हैं उनकी घटा दी, तो आखिरी वाले की बची 6 माइनस 7 यानी कि -1, -1 डिजिटल सम यानी कि 8। निगेटिव आता है तो 9 जोड़ के 8 बना लेंगे। 8 कौन से ऑप्शन का है, बी। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आप मुझे दिखा दीजिए। दो संख्याओं को 44 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 38 है। इन दोनों संख्याओं के सम को 44 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, जो एक्शन नंबर में वही रिमाइंडर में। संख्याओं का सम करेंगे तो रिमाइंडर का भी सम हो जाएगा, 11 + 38 49 रिमाइंडर आएगा। 44 से भाग करने पर 49 तो होगा नहीं रिमाइंडर, 49 को फिर 44 से भाग कर लेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 5, है कि नहीं। इसी के साथ ही टेस्ट खत्म हुआ। मजा आया होगा आज को, ठीक है मेरे भाई। ऐसी क्वालिटी सवाल मैं कराऊंगा। देखो निराश नहीं होना, अगर आप 15 सवाल भी कर पाते हो इसमें में आपकी तैयारी बेहतर है ना। दूसरों के 25 सवाल और हमारे 15 सवाल बराबर हैं बेटे, ठीक है ना जी। और किसी को पूरा सिलेबस पढ़ना है, 2027 SSC टारगेट है, सिलेक्शन बैच 9 से पढ़ाई करो, बेस्ट कंटेंट है। बाय।